हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइफ्स। तो बेटा क्लास 11th अकाउंटेंसी का आज कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं। मतलब जो अपना वॉल्यूम 1 है, जो अपनी पहली बुक है, उस पूरी बुक की थ्योरी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सारी की सारी थ्योरी इसी वीडियो में करा दूँ। थोड़ा बहुत पेंडिंग रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन सिर्फ 2 वीडियो में हम अपनी कंप्लीट अकाउंटेंसी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और न्यूमेरिकल जितने भी अपने चैप्टर अपने जितने भी फर्स्ट वॉल्यूम से थे या सेकंड वॉल्यूम से, उनकी ऑलरेडी पीडीएफ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। बस ये क्विक रीज़न के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, जैसे ऑलमोस्ट सबका सिलेबस तो हो ही गया है, मैंने भी करा दिया है बच्चों का, तो मुझे बस ये था कि रिवीजन वीडियो डाल दूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ सके। ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना चैप्टर रहेगा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अपना फर्स्ट चैप्टर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली बात, जब हम अकाउंटिंग करने चले हैं तो अकाउंटिंग में हमारे दिमाग में एक चीज़ सेट होनी चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग क्या है? एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम अपनी रेगुलर जो ट्रांजैक्शन है किसी भी बिजनेस की, वो हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है? वैसे तो इसकी नीड क्या थी, ज़रूरत क्या पड़ी, अब इस पर बात करें। देखो इसमें पहले भी वीडियो बन चुके हैं ना, इसलिए थोड़ी सी भरी भरी सी बुक है, आप ऐसे ना सोचिए। तो नीड क्या थी अकाउंटिंग की? नीड थी कि जब कोई भी बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन को जब पता करना है कि पूरा साल चला गया मेरा, उसमें मैंने कितना पैसा लगाया था, उस पैसे से क्या क्या मेरी अर्निंग रही, कितने मेरे एक्सपेंसेस थे, कौन कौन से लॉसेज मुझे फेस करने पड़े, वो सारी डिटेल उसको चाहिए। और वो किस फॉर्म में चाहिए? मॉनेटरी फॉर्म में। जब उसको मॉनेटरी फॉर्म में सारी चीज़ें चाहिए तो वो क्या करता है? अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। उसको नीड क्या थी? उसको पता होना चाहिए कि उसको कितना पैसा किसी को देना है, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी असर्ट्स उसके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से लॉसेज हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेपरेट एंटिटी के थ्रू। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में, जब किसी बिजनेस और बिजनेसमैन दो के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पर, जब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुई उनको हम बिजनेसमैन से रिलेट नहीं करेंगे। बिजनेसमैन एक बार अपना पैसा लगा देगा एज ए ओनर, वो कैपिटल की फॉर्म में पैसा लेके आएगा, उसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो उससे सेपरेट है। किससे? ओनर से सेपरेट है। तो यहाँ पर सेपरेट एंटिटी अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम काम करेंगे। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सेपरेट एंटिटी, जो सेपरेट एंट्री करेंगे हम, अपने अकाउंट्स अलग बनाएंगे, ओनर के अलग रहेंगे, क्योंकि ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है? मेरे जो खर्चे हैं, मेरे एक्सपेंस है वो अलग हैं। लेकिन अगर लीगली बात करें, लॉ की बात करें, तो लॉ इन बातों को नहीं मानता। लॉ कहता है कि कल को आपके बिजनेस में कुछ इलीगल हुआ तो वो आपका ही बिजनेस है। लेकिन जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या करेंगे? हम उसके बिजनेस को सेपरेट एंटिटी में मान के चलेंगे। ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है। नीड क्या थी भाई? हमें पता करना है मीनिंग अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये बहुत अच्छे से काफ़ी बार हम डिस्कस हो चुके हैं कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो ट्रांजेक्शन है क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। मैंने बताया था ना कि आइडेंटिफाई था, ठीक है, रिकॉर्डिंग था, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई था, आइडेंटिफाई के बाद मेजरिंग है बेटा, मेजरिंग है, आइडेंटिफाई है, मेजरिंग है, रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाई है, फिर समराइजिंग आएगा, इंटरप्रेटिंग आएगा, फिर देन कम्युनिकेटिंग आएगा। ये इसी में सारी हैं। जैसे आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड किसको करोगे? ट्रांजेक्शन्स को करोगे, और वो ट्रांजेक्शन्स को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। आपने पहले देखा कि ये ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस की है। सेकंड आपकी सेकंड आपको सेट करना है कि क्या ये मॉनेटरी फॉर्म में है, मेजर करोगे आप कि क्या ये इसको मेजर भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ ओरली वर्क है उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर कैश में कोई लेन देन आपका हुआ है या उधार में कोई लेन देन हुआ है तो उसको आप नोट करोगे। तो मेजर करोगे, मेजर मीन्स आप क्या करोगे? मॉनेटरी फॉर्म में देखोगे क्या वो चीज़ पैसे में है, मनी में है, इन टर्म्स ऑफ मनी है। देन आप उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे पास से पैसा आया गया किसी भी फॉर्म में, हम वो रिकॉर्डिंग करेंगे। देन हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब होता है जब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है,
वो हमारे क्लासीफाइंग में आती है कि हर जितनी भी ट्रांजेक्शन उनका कोई सेपरेट अकाउंट बन रहा है तो उनका सेपरेट अकाउंट हम बनाएंगे यहाँ पर। देन हम समराइज करेंगे। समराइज में क्या करते हैं, हम पीएनएल बनाते हैं। ट्रेडिंग बनाएंगे पहले तो, ट्रेडिंग से पीएनएल बनाएंगे, पीएनएल से बैलेंस शीट लगाएंगे। लास्ट में पीएनएल, देखो ट्रेडिंग ने हमें क्या दिया, ट्रेडिंग ने हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ग्रॉस लॉस दिया। फिर उस ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें देखना है कि नेट क्या है। उन एक्सपेंसेस और लॉसेस से हमारे उनको घटाने के बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है जो ओनर को मिलना चाहिए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम पीएनएल के थ्रू। देन हम ट्रांसफर करेंगे उसको बैलेंस शीट में, और अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, और लॉस है तो कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस कैसे है, क्योंकि कुछ बातें बिल्कुल फैक्ट हैं जो फिक्स हैं कि भाई ये काम तो ऐसे ही होगा, जब जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और आर्ट भी है, कोई किसी तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, तो वो आर्ट भी है। तो बहुत कह सकते हैं, बहुत आर्ट एंड साइंस। रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। किसी दूसरे की बिजनेस, किसी दूसरे का काम को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम अपने ही बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ ओरली है, जैसे स्ट्राइक पर है, ठीक है, जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो स्ट्राइक पर हैं, उस चीज़ को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉस तो हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं कोई एसेट खरीद के लाई हूँ या मैंने कोई एक्सपेंस पे किया है, उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो मॉनेटरी फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। क्लासीफाई हमने डिस्कस कर लिया है कि जिस तरीके से हम लेजर से जर्नल में पोस्ट करते हैं। समराइज करेंगे तो हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ये इसमें भी गिवन है। ठीक है, देन हम आ गए हैं, अब अकाउंटिंग साइकिल दे दिया, आपके पास ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन से आप जर्नल बनाओगे। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप जर्नल से काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस लेवल वो ज़्यादा बड़ा है तो हमें ये 8 ओरिजिनल बुक हैं, हमारी ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स हैं, हमारी कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी एंड जर्नल प्रॉपर। देखो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, ये जब है बेटा जब आपका जो बिजनेस है वो बड़े लेवल पे है, बिग लेवल पे है, बड़े लेवल पे है तो हम ये यूज़ करेंगे। कैश बुक, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी कैश बुक में हो जाएगी। परचेज में कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं तो परचेज में, किसी को बेचा है कोई सामान तो सेल्स बुक में, कोई खरीदा हुआ सामान वापस देना है परचेज रिटर्न, कोई बेचा हुआ सामान वापस आ गया सेल्स रिटर्न में, बीआर कोई बिल रिसीव करना है या फिर कोई बिल पे करना है। इसके अलावा जो बच गया वो किस में, जर्नल प्रॉपर में। लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा है तो नॉर्मली जर्नल में आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। जर्नल से फिर लेजर में आते हैं, हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, फिर उन सेपरेट अकाउंट की जो समरी जाएगी वो ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से फिर हम बनाएंगे ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और उसके बाद वही प्रोसेस चलती रहती है। ये अकाउंटिंग साइकिल है कि आज आपने अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखा दी, लेकिन बिजनेस तो कंटिन्यूस प्रोसेस पे रखना है। अगेन ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ऐसे यही अकाउंटिंग सर्कल हमारा क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। ठीक है, फिर इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को। इंटरप्रेट करने का मतलब है जो जो पार्टीज हैं, वो चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल पार्टी जो बिजनेस से जुड़ी हुई है, उसको हम बताएंगे कि हाँ ड्यूरिंग द ईयर हमने जब ये अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं तो इनसे हमें पता लग रहा है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना हमें लॉस हुआ है। उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। देन कम्युनिकेट भी करेंगे, इस बात को कम्युनिकेट करेंगे जितने भी यूजर्स हैं, ताकि आगे इन फ्यूचर कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करे या नहीं करे। हमारी सिचुएशन जितनी अच्छी होती है, सामने वाला उतना ही इंटरेस्ट दिखाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है भाई, अच्छे से हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट रीजन पता चल जाता है कि जो ये प्रॉफिट हुआ है किस रीजन से हुआ और लॉस हुआ है किस रीजन से हुआ है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, बैलेंस शीट बनाते हैं ना तब फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। देखो परफॉर्मेंस हमारी पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमेशा P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा, और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या, देखो परफॉर्म किस तरीके से किया हमने वो P&L बता रहे हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट बताएगी। जो हमारी प्रोग्रेस हुई है ईयर टू ईयर वो भी हमें पता करना है ना, कि भाई हमने पिछले साल कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया, हम कंपेयर भी कर सकते हैं उसको। कोई भी एरर है उनको डिडक्ट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। पहले उनको ढूंढेंगे, हाँ हाँ ये एरर्स आ रहे हैं, फिर उनको इजीली रिमूव कर लेते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस से रिगार्डिंग वो वेरियस पार्टीज़ को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको दिखाएंगे, देखो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे पास होता है। अब फंक्शन क्या है, काम क्या क्या है भाई हमारी अकाउंटिंग की, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, ठीक है, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल रिजल्ट को वेरियस पार्टीज से, प्रोटेक्ट करना एसेट को, हमारी जो एसेट है, देखो हमें लग रहा है कि कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, हम बड़े खुश हो रहे हैं कैश आ रहा है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हो सकता है हम कोई एसेट बेच रहे हो और उससे कैश आ रहा है। एसेट तो हमारी बैकबोन की तरह काम करती है ना, एसेट्स हैं बिजनेस में, तभी हम बिजनेस को रन करने की सोच सकते हैं। प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, भाई अगर हम अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हम मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। वो देखेगी कि किस फॉर्म में ज़्यादा हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिएगा। ट्रस्टशिप रहती है, ट्रस्टशिप रहती है क्योंकि अगर एग्जैक्ट रीज़न अपने पास है तो उसके जो ट्रस्टी हैं उनको साफ साफ चीज़ें दिख रही होंगी कि किस तरीके से काम हो रहा है। अगर कोई भी लीगल नीड में हमें क्या कह रहा है कि अगर कल को किसी भी तरीके की आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप पे कोई केस वेस है, इस तरीके का कोई सीन है, या जब आप टैक्स पे करते हो उस टाइम पर ये आपके लिए एज ए एविडेंस भी काम करेगा, है ना। आपने सॉरी ये गलत पॉइंट है, ये नहीं है, ये यहाँ पर कहना चाहता है कि जब आप टैक्स पे करते हो तो आपको एग्जैक्ट डेटा मिला हुआ है कि इतनी आपकी इनकम है, इतनी इनकम पे इतना आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। जैसे फिर है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्सिंग होती है कि भाई एंटरप्राइज है जो वो किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से जो डिपार्टमेंट हेड वगैरह बनाता है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले ही सेट कर देता है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों चीज़ें एक नहीं है, बहुत बार इनको सिनोनियम की तरह ट्रीट किया गया है, लेकिन ये एक नहीं है। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक छोटे लेवल का काम है जो एक क्लर्क करता है, ठीक है। और क्लर्क से जब ऊपर उठ जाती हैं चीज़ें, जैसे मैंने बताया है ना कि हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया है, फिर हमने मेजरिंग की, फिर हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग की, देन हम क्लासीफाइंग पे आए, फिर हमने समराइज किया, फिर इंटरप्रेटिंग, देन कम्युनिकेट। ये प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। तो जो ये पहली जो प्रोसेस है ना, ये जो पहली प्रोसेस है हमारी यहाँ तक की क्लासीफाइंग तक की, कि जर्नल से लेजर तक भी हम आ गए, लेजर तक पोस्ट करने के बाद जो काम होता है, बाद वाला जो काम होगा, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट, वो एक अपर लेवल का काम आ गया, वो एक नॉर्मल क्लर्क लेवल का नहीं है, क्लैरिकल काम नहीं है। तो जो छोटा काम होता है वो बुक कीपिंग का होता है, जहाँ पर हम सिर्फ क्लासीफाइंग तक की ही एक्टिविटी करते हैं। इसके बाद की जो एक्टिविटी होती है वो अकाउंटिंग में होती है, ठीक है। तो एक छोटे लेवल का काम है, और जब एक लेवल पे बड़े पे लेवल पे हम चले जाते हैं तो वो किसका काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है। तो उसके और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी वो रूल रेगुलेशन बताएगा कि किस तरीके से, वो हमें एक सिस्टमेटिक नॉलेज देगा किस तरीके से आपको बुक कीपिंग करनी है या किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, कौन कौन से रूल्स आप पे अप्लाई होंगे, कौन कौन सी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें वो एक इस तरीके की, देखो अकाउंटेंसी एक इस तरीके की एंटायर बॉडी है। हाँ इसमें लिखा हुआ था, मैंने देखा था कहीं, एक मिनट, हाँ, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी, थ्योरी की एक एंटायर बॉडी है, एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, और क्या है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है अकाउंटिंग में, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी, मतलब किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, वो सारी बातें कौन बताएगा हमें, अकाउंटेंसी बताए। तो तीनों चीज़ें अलग हैं, एक है क्लैरिकल लेवल का काम है, एक थोड़ा CA लेवल तक का चला गया, और एक हमें बताएगा कि आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग किस तरीके से करनी है। तो ये डिफरेंस दे रखा है भाई, ये प्राइमरी स्टेज है, ये मैंने बता ही दिया, ये सेकेंडरी स्टेज है। इसको मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, इसके बिहाफ पे हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन इससे इस पे जाएंगे ना तो हम यहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये एक रूटीन बेस का काम है, और ये एनालिटिकल है, इसमें जूनियर स्टाफ चाहिए, इसमें सीनियर स्टाफ चाहिए, इसमें लिमिटेड लेवल का जो पर्सन होता है वो काम चला लेता है। जैसे किसी ने BCom की है वो भी अच्छे से क्लर्क का काम कर सकता है, 12th वाले भी कर सकते हैं अगर कॉमर्स की स्टडी की है तो,
और इसके लिए हायर नॉलेज चाहिए, सीए तो चाहिए, ठीक है। इसके लिए सेम वही बात है कि कोई भी एनालिटिकल स्किल्स इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी है। फिर अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग की डिफरेंस आप देख लीजिए बेटा। फिर स्कोप है, अलग अलग आपको बता रखी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट क्या है, मैनेजमेंट है, टैक्स है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो है जो अब हम 11th-12th में पढ़ने वाले हैं। मतलब हमें फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है और परफॉर्मेंस निकालनी है किसी भी बिजनेस की। मतलब हमें आइडेंटिफाई से लेके हमें बैलेंस शीट तक का जो काम करना है वो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में जो पर यूनिट कॉस्ट है, उसकी जो लागत आई है वो निकालने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से, कौन कौन से मेथड अप्लाई करके किस तरीके से कंट्रोलिंग दिखा रहे हो बिजनेस में। मैनेजमेंट का मतलब जो हम बिजनेस में पढ़ते हैं ना कि 12th का ही पार्ट है बिजनेस में, कि हम बिल्कुल प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हम प्लान करेंगे, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफ भरने के बाद हम उनको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, देन हम कंट्रोलिंग पे आते हैं। तो वो सारी प्रोसेस किस में आ जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है, जो हम बिजनेस स्टडी में उनकी भी थ्योरी डालेंगे भाई। टैक्स अकाउंटिंग, कितना टैक्स पे करना है, किस तरीके से करना है, कितना जीएसटी है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, टैक्स अकाउंट में होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, जब अपना बिजनेसमैन बिजनेस शुरू कर रहा है तो उस टाइम पर उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, उस टाइम पर उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोसाइटी को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपकी सोसाइटी को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उससे आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम कर रहे हो। तो बिजनेसमैन को सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं, साथ के साथ जिस एरिया में जहाँ पर उसका सेटअप है उसको उसके भी वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार वो एजुकेशन का आता है ना कि कोई प्रोडक्ट खरीदो और उसका इतना % एजुकेशन में जाएगा, इस तरीके से। अब ये नीड अकाउंटिंग, ये आप देख लेना बेटा, ये वही बातें हैं। देन है, आप देखो जो यूजर्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, 2 टाइप के यूज़र होंगे, या तो वो इंटरनल यूज़र होगा या वो एक्सटर्नल यूज़र होगा। इंटरनल यूज़र कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में, डायरेक्ट तरीके से हैं, जो डिसीजन भी लेते हैं, मेंटेनेंस भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें हमारा ओनर आ गया और मैनेजमेंट आ गई। मैनेजमेंट का मतलब जो सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहा है, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का जो काम कर रहा है। ओनर कौन होता है, जिसने कैपिटल लगाई है ना, जो जिसने कैपिटल लगाई है, जिसने पैसा लगाया है वो ओनर है, और जो डिसीजन ले रहा है वो मैनेजमेंट है। इन 2 को छोड़ के बाकी जो बच गए, हमारे एम्प्लॉय भी आउटसाइडर होते हैं। तो ये तो हमारे इंटरनल है दोनों, और बाकी एक्सटर्नल में हमारे सारे आ जाएंगे, चाहे कोई इन्वेस्टर है, कोई बाहर वाला इंसान है, पैसे लगा रहा है हमारे इस बिजनेस में, कोई क्रेडिटर है किसी भी तरीके का जिसको हम गुड्स सर्विस वगैरह सप्लाई करते हैं ना, या फिर कोई एम्प्लॉय है हमारे, या टैक्स अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है। ये सारी चीज़ें जो हमारे कॉम्पिटिटर है, देखो उनको, अब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने से, जैसे तुम्हें नॉर्मली एग्जांपल लूँ मैं, तो पैसा मैंने लगाया और मैंने एक शॉप है मेरी कपड़े की दुकान की, और मैंने पैसा लगाया और मैंने एक पर्सन रख लिया एज ए मैनेजर, और उसको कहा कि भाई सारी चीज़ें आप देखोगे। लेकिन मेरी दुकान कैसी चल रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सारी चीज़ें, बाहर की दुनिया भी तो उसमें क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है ना, बाहर की चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे पॉलीथिन भी लेनी पड़ती है, कहीं से सामान भी उठाना पड़ता है ना, कोई मुझसे उधार लेके भी जाता है, या मैं भी कहीं से उधार सामान लेके आती हूँ। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक ही बिजनेस को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बिजनेस में सिर्फ इंटरनल यूजर वो होता है जिसने पैसा लगाया और जो उसको कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है उसको। बाकी जो सारे हैं वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब भाई यूजेस या एडवांटेजेस है, ये प्लानिंग में हेल्पफुल है। अगर मैनेजमेंट की देखें तो प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग में भी है, अगर हमें ठीक ठाक से अकाउंटिंग दिख रही है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। कंट्रोलिंग है, ये आप खुद देख लेना। लिमिटेशन को एक बार बता देती हूँ, लिमिटेशन क्या होती हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें दिख रहा है कि फ़ायदा होता जा रहा है, लेकिन ना हम कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ फ़ायदा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हम छुपा रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। जैसे लिमिटेशन क्या कहती है कि अकाउंटिंग है ना, जो वो पर्सनल जजमेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, जब मुझे अगर अपनी सिचुएशन ठीक ठाक दिखानी है, अच्छे से दिखानी है, तो मैं
अब किस तरीके का मेथड यूज़ कर रही हूँ वो डिपेंड करता है ना कि जो पर्सन अकाउंटिंग कर रहा है वो स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से दिखाएगा, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है उसको किस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता हर पर्सन का डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके की मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पर डिपेंड होती है ये चीज़ें, मतलब बेस्ड होती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो पुरानी धारणाएं होती हैं, जैसे एक तो यही है कि सेपरेट एंटिटी है या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इस तरीके की चीज़ों पर ही डिपेंड रहता है। यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन को हम एक रियलिस्टिक तरीके से मान के नहीं चल सकते, ठीक है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं कि हम सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं अकाउंटिंग में। ओमिशन है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ पर जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर कर देते हैं। क्वालिटेटिव मतलब जैसे किसी पर्सन ने दिन रात मेहनत की, मतलब ओवर टाइम भी किया और बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट लगाए, तो हम उस चीज़ को इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ पैसे की फॉर्म में ही इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी की क्वालिटी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिपेंड होता है। जैसे एक एसेट हमने 50 लाख की खरीदी थी, तो उसी कॉस्ट पे हम काम करते आएंगे हर बार। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो अपनी जो मतलब रिकॉर्ड्स बना रहे हैं अपने, वो हमेशा हिस्टोरिकल बेस पे ही बनाते हैं। आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मार्केट में उस एसेट की वैल्यू क्या है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अपने उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग करेंगे जो पहले थी। अफेक्ट करता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग या दिखावे पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं, अपनी कमियों को। अनशूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ये शूटेबल नहीं है कि हम जब देखो हम दिख रहा है कि हम अच्छी खासी चीज़ों को छुपा रहे हैं, दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं। हम तो सिर्फ पिछली चीज़ों को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं जो पास्ट के इवेंट हुए थे। अब आगे किस तरीके से पॉलिसी चेंज होगी, जैसे कोरोना था एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है ना, किसी ने सोचा भी नहीं था, तो आगे की फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती सिर्फ अकाउंटिंग के बिहाफ पर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं भाई, नॉर्मली तो 4 ही होती हैं, लेकिन 5 भी पढ़ लेते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हमारी। अब अकाउंटिंग कर रहे थे हम, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन क्या वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र हैं उनको देखते ही समझ में आ रही है, क्या वो उनके लिए यूज़फुल है, क्या वो उसको देख के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो उसको देख के डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, देखो जब हम कोई चीज़, जैसे आपने कोई ऐसे लिखा, क्या वो आपका जो ऐसे लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप टीचर तक जा रहे हो, क्या वो टीचर को समझ में आ रहा है, आपके दोस्त को समझ में आ रहा है, आपका दोस्त उसको देख के अपनी कॉपी में लिख सकता है या नहीं। मतलब अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग आपकी इस तरीके से प्रिपेयर, यहाँ पर जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अकाउंटिंग की है कि आपको ना अकाउंटिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि सामने वाले ने, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो, बीकॉम का ना हो, उसको भी वो चीज़ें क्लियर समझ में आए कि हाँ पिछले साल के कंपेयर में इस साल आपकी इतनी एसेट बढ़ गई है, इतनी आपने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है, इतना आपको प्रॉफिट हुआ है, वो चीज़ें उसको भी क्लियर हो। इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। तो उसमें हम 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं। रिलायबिलिटी है, आपको रिलायबल होना है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ों पे काम करना है, बिल्कुल सामने वालों के लिए वो बिल्कुल रिलायबल हो, वेरीफेबल हो, वो इजीली उसको क्या कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकता है, उसको किसी भी तरीके की उसमें उलझन दिखे ना, ठीक है। उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसको वो एज ए सोर्स भी उसको यूज़ कर सकता है। देखो जब आप कोई इन्फॉर्मेशन कोई अकाउंटिंग कर रहे थे, आपने देखा तो सामने वाले ने देखा, अरे मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है, तो वो जब उसको मैच करे, चेक करे, जैसे रिकॉर्डिंग क्या हुई हिस्टोरिकल बेस पे मैंने पढ़ी, तो ट्रांजेक्शन जब होती है ना तो सोर्स डॉक्यूमेंट से होती है। भाई पहली बार हमारे पास जैसे कोई बिल आया, बिल से ही तो मैंने रिकॉर्डिंग की, कितने रुपए की चीज़ बेची है, खरीदी है, कोई एसेट खरीदी है, तो वो बिल वगैरह क्या थे, मेरे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट थे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से तो मैंने अकाउंटिंग की है। अगर किसी को गड़बड़ लग रही है, कुछ ना दिख के आए, तो वो उसको वेरीफाई कर सके और आप उसको दिखा भी इसको, देखो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, इतने की ये चीज़ खरीदी थी और मैंने ये इतने की यहाँ रिकॉर्ड कर रखी है। उसके पास आप उसको दिखाने के लिए ओरिजिनल बिल भी होना चाहिए, उस अकाउंटिंग को अच्छे से वेरीफाई करने के लिए। किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे इसमें नहीं होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब यही है कि आप उसको सिर्फ ये मत दिखाओ कि ये सच है, आप उसको प्रूव भी करो, दिखाओ, वेरीफाई भी करो कि हाँ
यहाँ से इस सोर्स डॉक्यूमेंट से मैंने इस तरीके से अकाउंटिंग की है, आप मैच कर सकते हो, कोई किसी भी तरीके की इसमें गलती नहीं है। रिलीवेंस होनी चाहिए। रिलीवेंस का मतलब यहाँ पर है कि जब कोई बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एक्सटर्नल यूज़र भी है हमारे, उनके लिए वो जो अकाउंटिंग है ना, वो इतनी रिलीवेंस होनी चाहिए कि सामने वाले को देख के लगे कि हाँ, अब इसमें मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो इन फ्यूचर उसके डिसीजन को चेंज करने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके फ़ायदे के लिए लग रही है, आपको लगा कि अरे इस ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आगे मुझे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, मुझे पैसा लगाना चाहिए। सामने वाले को उसको देख के अपने डिसीज़न चेंज करने की कैपेसिटी हो, मतलब वो डिसीजन भी चेंज कर सके, इस तरीके की आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको किसी भी तरीके का फेक नहीं दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टेबिलिटी। भाई अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर सके। जैसे मैंने बताया था कि आपको अकाउंटिंग ऐसी करनी है कि अगर बीएससी का बच्चा भी देखे तो उसको भी समझ में आए कि हाँ, ये अकाउंटिंग है। कंपेयर कर सकते हैं हम। देखो कंपेरेबिलिटी क्या होता है, हम ना हमेशा अपने डाटा को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से। अब पिछले साल मेरी अकाउंटिंग कुछ थी, इस साल मैंने कोई और मेथड यूज़ कर लिया, तो ये चीज़ें भी गलत हैं। अब ज़रूरी जैसे अब बीएससी का बच्चा आ जाए, उसको क्या पता कि ये पिछले साल क्या था, आपके साल। अगर दोनों बैलेंस शीट दिखे तो उसको बिल्कुल अच्छे से दिखे कि हाँ, पिछली बार तो इनके पास इतना कैश था, अब की बार इनके पास इतना कैश हो गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया, और साथ ही साथ इनकी एसेट भी इंक्रीज हुई है ना, तो वो कंपेयर भी कर सके। फेथफुल प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल साफ सुथरा ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। देखो आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से दिखानी है, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से दिखानी है कि सामने वाले को उसमें कोई भी झूठ ना लगे, ठीक है। और झूठ लगे तो वो इजीली पीछे से सोर्स डॉक्यूमेंट से आप उसको दिखा सको, वेरीफाई कर सको, देखो कोई चीज़ झूठ नहीं है, आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए। यही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो आप उसको इतना लॉयल होके काम करो उस पर कि आपसे कहीं से भी कोई ये पूछे कि ये कैसे, वो साफ़ सुथरी तो होनी चाहिए, दिखने से सबको समझ में तो आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहे मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ ये ट्रांजेक्शन कहाँ से आई, तो उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए कि ये देखो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, इस बिल से मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है। क्लियर है? तो ये था अपना। अब है रोल ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिक है, ये आप खुद कर सकते हो। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है, होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। हम करेंगे अब अपना सेकंड चैप्टर। तो अपना जो सेकंड चैप्टर है अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अपनी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो कौन सी हैं, तो जो छोटी छोटी टर्म्स होती है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं इनको, जो छोटे छोटी टर्म है, जैसे अब घर की बात करें तो घर में किसी चीज़ को हम बर्तन कहते हैं, किसी चीज़ को हम अपनी टेबल कहते हैं, किसी को बेड कहते हैं, किसी को अलमीरा कहते हैं, किसी को चप्पल कहते हैं, कोई सोफ़ा कहते हैं। सब चीज़ों का अलग अलग नाम है और उस नाम से हम उसको अच्छे से समझ भी पा रहे हैं ये नाम है। तो इसी तरीके से जो छोटी छोटी टर्म्स होती है ना, जो हम अपने बिजनेस में, अपने अकाउंटिंग में यूज़ करने वाले हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आप जो ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, एसेट क्या होता है एसेट, लायबिलिटी क्या होता है लायबिलिटी, उनका मतलब आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जब हम आइडेंटिफाई कर रहे थे तब मैंने बताया था बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी ट्रांजेक्शन है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे हमारी बिजनेस में कोई चीज़ हम खरीद के लेके आए, तो अब वो खरीद के लेके आए, वो बिजनेस के लिए खरीद के लेके आए हैं या ओनर के लिए खरीद के लेके आए हैं, ठीक है। तो अगर वो बिजनेस से लेके बिजनेस के लिए खरीद के लेके आए हैं, जैसे हमने सूट वाला एग्जांपल था, जैसे हम शॉप की थी हमने, तो हम कुछ गुड्स सामान खरीद के लेके आए हैं और वो अपनी शॉप के लिए लेके आए हैं, तो वो शॉप के लिए क्या है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब वो बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने देखी, ओह ये तो मैं खरीद के लेके आई हूँ, एक बिल है मेरे पास। फिर उस बिल को देखने के बाद जो चेंज आता है, ट्रांजेक्शन को जब हम ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, भाई कि ये ट्रांजेक्शन थी, इस ट्रांजेक्शन को मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, इसके रिकॉर्ड करने के बाद जो चेंज आया है, जो रिजल्ट आया है हमारा, वो क्या हो गया, हमारा इवेंट। ये चीज़ें एक जैसी ही होती हैं।
जैसे ट्रांजैक्शन, इवेंट, अकाउंट, इन तीनों चीज़ों को आप एक लाइन से समझे। जब आप कुछ खरीद के लेके आए हो तो आपने खरीदा बिजनेस के लिए, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। उस खरीदी हुई चीज़ की वजह से जो चेंज आया, जो रिजल्ट है उसका, जैसे खरीदा होगा तो कैश गया होगा, सामान आया है, वो क्या है, एक इवेंट है। और जब उस चीज़ को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, वो क्या है, हमारा अकाउंट है। और अकाउंट हमारा टी शेप का होता है, और टी शेप में हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो डेबिट का मतलब यहाँ पर वैसे तो डेबिट है और डी आर लिखा हुआ है, तो आप कहोगे मैम इसमें आर तो कहीं है नहीं, तो हमने आर क्यों लिखा? तो ये एक डिबेयर वर्ड से आया है, डिबेयर, डेबिट आया डिबेयर वर्ड से, इसलिए इसको डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट आपको क्लियर ही है, उसमें तो आ ही रहा है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट है। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट का सिस्टम आपको बाद में समझ में आएगा। अब देखो ये कैश अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट टी की तो शेप है हमारी, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट है। बस हमें इतना ही समझना है कि अकाउंट्स में क्या होता है। अब आगे है कैपिटल। कैपिटल क्या है? वो अमाउंट है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है, वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया। अगर मुझे कोई दुकान खड़ी करनी थी तो उस दुकान को स्टार्ट करने से पहले जितना पैसा मैंने उसके लिए लगाया, मैंने ज़मीन खरीदी है या फिर रेंट पे ली है, जो जो चीज़ें मैंने उसमें एडजस्ट करी है, ऑर्गेनाइज की हैं, उन सब में जो पैसा लगाया वो किसका है? ओनर का पैसा है। तो ओनर जब पैसा लगाता है बिजनेस में, वो होती है हमारी कैपिटल। और कैपिटल हमारी हमेशा इक्वल होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट में से जितनी भी हमारी संपत्ति है उसमें से हम हमारी जो ऑब्लिगेंस हैं, ठीक है, उनको अगर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा कैपिटल ही बचता है। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ऐसा कैश कह सकते हैं या फिर ऐसे गुड्स कहते हैं जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदता है। ठीक है, जो खरीदता भी नहीं कह सकते। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में जैसे सूट वाला ही बिजनेस है मेरा। अब मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे अपने लिए, मैं दुकान पे गई और 2 सूट उठा लाई, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसका हिसाब नहीं रखना। अगर बिजनेसमैन कोई भी पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर कोई भी गुड्स को लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ बिजनेस से निकाल रहा है ना, उसको कहते हैं ड्राइंग। देखो, क्योंकि हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी, तो बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। तो अगर बिजनेसमैन आया और उसमें से 2 चीज़ें 3 चीज़ें इस तरीके से उठा ले गया, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग लिख के कि क्या है ये, इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो अमाउंट कह सकते हैं जो हमें पे करना है इन फ्यूचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि ये पैसा क्या है, हमारे लिए एज ए लायबिलिटी है, ये हमें इन फ्यूचर पे करना है दूसरों को। ठीक है, तो ये हमारी सबसे अच्छी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, या फिर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको आप किसी तरीके से लिख सकते हो। जब आप कैपिटल निकालो तो ऐसे लिखना है, लायबिलिटी निकालो तो ऐसे लिखना है। और अब तो आप पूरा सिलेबस कर चुके हो, तो अब तो मेरे ख्याल से ये वाली बात तो दिमाग में होनी ही चाहिए कि ये ना आया हो। अब इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होती है? इंटरनल लायबिलिटी तो वो होती हैं कि जो ऐसा कुछ हो, जैसे प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, उस प्रॉफिट को हमें ओनर को देना है, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन किसी से उधार सामान खरीद के लेके आए थे, कोई एक्सपेंस पे किया है, किसी क्रेडिटर को पेमेंट नहीं दी है, वो क्या है? हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ठीक है, अब करंट और नॉन करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी ही करनी है। नॉन करंट वो होती हैं जिनको हम एक लंबे टाइम के लिए, जैसे बैंक से लोन ले रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में ही पे करेंगे, हम बाद में पे कर सकते हैं उसको। असेट्स क्या है? असेट्स हमारी संपत्ति होती है, हमारी बैकबोन होती है कि किस तरीके से आप जो पैसा लगा रहे हो उसमें ऐसा फिक्स्ड अमाउंट सेट करके चलो। जैसे मेरी दुकान है, मेरे लिए एसेट है, उसमें जो सामान रखा है वो मेरे लिए क्या है? एसेट ही है। उसमें जो चीज़ें मेरी फिक्स्ड नेचर में है वो मेरे लिए क्या है? असेट्स ही हैं। ये एक संपत्ति होती है जिसको हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैश में ही लिखें, नॉन कैश भी हो सकती हैं वो, और कैश में भी। अब जैसे गुड्स है तो वो क्या? एसेट ही है। लेकिन गुड्स क्या होता है?
बिकता है, आता है, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, लेकिन वो जो दुकान है जिसमें सामान आ जा रहा है वो तो फिक्स नेचर में है। दुकान ही बेच दूंगी तो सामान कहाँ रखूंगी, है ना। पंखे लगाए हैं दुकान में, एसी लगाया है, काउंटर बनवाया है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक एसेट की तरह काम करती है। अब एसेट भी कह रहा है आपकी नॉन करंट और करंट होती है। नॉन करंट एसेट्स ऐसी होती हैं जिनका एक लंबे पीरियड तक हम क्या कर रहे हैं, यूज़ करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूस पीरियड तक, ठीक है। इसमें हम परचेज गुड्स और सेल गुड्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक लंबे पर्पज़ के नहीं है। अगर हमें चीज़ खरीदी है, बेचनी है, तो वो तो हमारे रेगुलर बेस पर ही होनी चाहिए। लेकिन अगर दुकान है, पंखे हैं, एसी है, कैब जो वो बनाया है, आगे काउंटर बनाया है, ये सारी चीज़ क्या है, फिक्स नेचर की है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं रोज़ तो ये नहीं है कि इसको बेचूंगी या खरीदूंगी, तो मैंने एक लंबे पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए रखी है, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट में हमारी टेंजिबल आ जाती है, इंटेंजिबल आ जाती है। टेंजिबल वो जिनको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पंखे हो गया, एसी हो गया, सारी चीज़ें। इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो मार्केट में मेरी वैल्यू बनी हुई है ना। इंटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हाँ मेरी ये ब्रांड है। जैसे अब नाइकी है, लोटो है, ठीक है, उनका तो नाम बिका हुआ है, तनिष्क है, नाम बिका हुआ, हाथ लगा के थोड़ी ना देखते हैं कि तनिष्क कहाँ है, लेकिन एक दिमाग में तो सेट हो चुका है कि गोल्ड लेना है, डायमंड लेना है तो तनिष्क पे जाएंगे, शूज़ लेने हैं तो लोटो के लेने हैं, कपड़े पहनने हैं तो बीवा के पहनने हैं, है ना। हमारा दिमाग क्या हो गया, सेट हो गया। तो वो उनकी ब्रांड थी, उन्होंने जो अच्छी क्वालिटी दी है उसकी वजह से उनका नाम बिक गया, है ना। तो इस तरीके की जो एसेट्स होती हैं वो हमारी, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, या हमारे जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और वो हमारे टेंजिबल एसेट्स, उनको हम देख भी रहे थे, छू भी रहे थे। अब आगे करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। आज मैं सामान खरीद के लेके आई, मेरे लिए एसेट है, लेकिन कल वो बिक जाएगा, है ना, कल वो बिक जाएगा। तो वो गुड्स की जो सेल और परचेज है वो हमारी सिर्फ गुड्स है, ठीक है, गुड्स हैं। गुड्स हमारे लिए क्या मान सकते हैं, कैश है, गुड्स हैं, ये हमारी क्या है, करंट एसेट्स हैं, जो एक छोटे टाइम के लिए एक्टिव रहती हैं, है ना। इनको हम एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सेल और परचेज की जगह यूज़ कर सकते हैं। एक साल के अंदर कभी भी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी से कोई आया मेरी दुकान पे, बोला भाई 10 सूट दे दे, मैं तुझे बाद में पैसे दे जाऊंगा, वो मेरे लिए क्या बन गया, डेटर, क्योंकि मेरे पास से सूट तो जा चुके हैं, अब तो मुझे कैश लेना है। तो ऐसी एसेट्स जो विद इन द ईयर हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे है फिक्टिशियस या नॉमिनल नेचर की एसेट। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक दिन मैं पजल हो गई थी इसमें कि फिक्टिशियस और नॉमिनल नेचर की एसेट्स कौन सी होती हैं। ऐसी एसेट जिनको हम, है ना, रिलीज नहीं कर सकते कभी भी कैश में। देखो लिखा हुआ है, दीज आर द एसेट विच कैन नॉट बी रिलीज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज एसेट। इन जो एसेट से, इनको ना तो हम कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ना इनसे हमें कोई फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने की उम्मीद है। ये इस तरीके की एसेट हैं जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। जैसे जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना हमारा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्या है, लॉस है, दिखाओ ना दिखाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और कोई भी इस तरीके के खर्चे जो हमें रिटर्न ऑफ करने हैं, मतलब हमने आज एक खर्चा कर दिया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया हमने, इस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को मैं एक लंबे टाइम तक क्या करूँगी, राइट ऑफ करती जाऊँगी, ठीक है। खर्चा तो आज किया है, क्या पता इसका फ्यूचर में मुझे बेनिफिट हो ना हो। तो फिक्टिशियस एसेट है कि हो भी और ना भी हो, इस तरीके की एसेट जो ना के बराबर, जिनको कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये देखो क्या कह रहा है, दीज एसेट आर नॉट रियली एसेट। ये एसेट सच्चे में एसेट नहीं कह सकते, लेकिन इनको हमें शो करना पड़ता है एसेट साइड में। किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि फॉर द पर्पज़ ट्रांसफरिंग दैम टू पीएनएल अकाउंट ओवर ए पीरियड, क्योंकि धीरे धीरे ना हमें इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इनको कहाँ रिकॉर्ड करना है, हमें एसेट साइड में पड़े रहेंगे। डेबिट एसेट साइड जो होती है हमारी पीएनएल की, वहाँ पर हम इसको दिखा देंगे कि हाँ भाई ये डेबिट बैलेंस है पीएनएल का, ये या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। और धीरे धीरे हम अपने प्रॉफिट में से उसको क्या करते चलेंगे, मतलब एडजस्ट करते चले जाएंगे। ये होती है हमारी फिक्टिशियस या नॉमिनल नेचर की जो एसेट्स होती हैं। अब हमारी होती है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब कुछ आना, कुछ मिलना।
एक होती है कैपिटल और एक होती है रेवेन्यू। जब छोटे अमाउंट में रेगुलर बेसिस पे हमें कुछ मिल रहा है, जैसे मैंने सेल की, सेल करने से मेरे पास पैसा आया, वो क्या है, मेरी रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि मैं सेल और परचेज तो मेरा बिजनेस है, वो तो रोज रहेगा, खरीदूंगी बेचूंगी। वो कैसी नेचर की है, रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी रेकरिंग नेचर, जो एक रेगुलर बेस पे हो रही है। और कैपिटल, जब मैंने कोई एसेट बेच दी या कोई एसेट खरीद दी, एक बड़े अमाउंट में मैं जब काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कोई लोन ले लिया या फिर कोई लोन की पेमेंट, सॉरी वो तो पेमेंट में चली जाएगी, रिसिप्ट की नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं है। तो रिसिप्ट मतलब छोटे लेवल पे पैसा आना, तो क्या था, और रोज पैसा आना रेवेन्यू है, और एक बड़े अमाउंट में पैसा आना और कभी कभी पैसा आना, वो क्या है, कैपिटल नेचर। अब आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में वो रहेगा भाई जो अभी मैं बता रही थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने कोई बिजनेस के लिए बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली, मैंने कोई प्लांट खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, बड़े अमाउंट में मैं जब कुछ चीज़ खरीद रही थी, तो मेरे पास से कैश गया, बड़े अमाउंट में मेरे पास से कैश गया, तो वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी के अगेंस्ट में बात करूँ तो एक रेगुलर बेसिस पर जो मैं नॉर्मल अपने खर्चे एक्सपेंस कर रही हूँ, भाई मैं कुछ सामान खरीद के लेके आ रही हूँ, बिजली का बिल भर रही हूँ, ठीक है, या फिर वेजेस है, सैलरी है, ये सारे एक्सपेंस मेरे छोटे छोटे हैं। तो ये छोटे एक्सपेंसेस क्या हैं, मेरे लिए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हैं। जो रोज़मर्रा के खर्चे और कमाई होती है उसको रेवेन्यू वर्ड से डिनोट किया जाता है बेटा। इनके बीच में डिफरेंस आप खुद देख लीजिए। अब देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब एक तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक ये फिक्टिशियस नॉमिनल एसेट, ये चीज़ें ना बड़ी कंफ्यूज करने वाली हैं। अब देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक खर्चा हमने आज कर दिया, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद हम उसका प्रॉफिट लेने वाले हैं। जैसे आज मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन अब वो 2 लाख एडवर्टाइजमेंट पे रोज आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, उसका फ्यूचर में प्रॉफिट मुझे इन फ्यूचर होगा या नहीं होगा अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हम यही सोच के चलें कि आज अगर मैं अपनी एड निकलवा रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट निकलवा रही हूँ अपने चैनल की या फिर अपने बिजनेस की, तो 5-6 सालों में आगे मुझे उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका प्रॉफिट हम इन फ्यूचर हमें मिलता है। तो अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आ गया और हमारा नॉमिनल एसेट में आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे ये आ गया डेबिट बैलेंस, फिर आ गया कि 50,000 का डेबिट बैलेंस है पीएनएल अकाउंट का। ईच ईयर द बैलेंस शीट विल बी ट्रीटेड एज एसेट एंड शोन एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। उसको हम एसेट साइड में दिखाते रहेंगे, धीरे धीरे हम उसको राइट ऑफ करें तो ठीक है, ना राइट ऑफ करें तो ना सही। ठीक है, एक्सपेंस क्या होते हैं, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, है ना, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। इनकम हमारी कमाई होती है, जो हमने कमाया उसमें से एक्सपेंस घटा दो, है ना। नेट इनकम कहाँ से आती है, पीएनएल में से। पीएनएल में से मतलब जितना हमने कमाया था, जितना हमारा रेवेन्यू हुआ था, उस रेवेन्यू में से जो एक्सपेंस है उनको घटा दिया, तो नेट बच गया मेरे पास, वो क्या है, मेरा इनकम। और अब आ गया प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉफिट जैसे पीएनएल से जो निकल के आ रहा है प्रॉफिट या लॉस होगा, हम नेट बेसिस पे काम करें। और ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन रोज नहीं हो रही हो, जैसे हमने कोई एसेट बेची और मैं एसेट की वैल्यू मान के चल रही थी, जैसे मैंने एक मशीनरी अभी बेची और मुझे लगा कि मुश्किल से 2 लाख की जाएगी और वो मशीनरी ना चली गई 2.5 लाख की, तो जो 50,000 रुपये एक्सेस आए हैं ना मेरे पास, वो मेरे लिए क्या है, ग्रॉस है, गेन है। क्या है, मेरे लिए गेन है। ठीक है, फ़ायदा है। लॉस तो लॉस ही होता है। परचेज, खरीद के लाना किसी चीज़ को। हम गुड्स वर्ड को बार बार यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँगी मेरा सूटों का बिजनेस है, तो मैं रोज़ ये नहीं कहूँगी सूट खरीद के लाई हूँ, मैं परचेज वर्ड यूज़ करूँगी। गुड्स का नाम नहीं लेते। गुड्स जहाँ आती है बात, वहाँ पर सेल और परचेज की बातें करती हैं। परचेज का मतलब खरीदना होता है। परचेज रिटर्न, खरीदे हुए सामान को वापस देना। मैं कुछ खरीद के लेके आई, मैंने आके देखा ओहो ये तो 4-5 सूट कटे हुए हैं, अब उनको वापस दे के आना है। सेल्स, मैंने किसी सामान को बेच दिया। मैं 1000 का सूट लाई थी, परचेज था मेरे लिए, 1000 के सूट को 1500 में बेच दिया, वो क्या था मेरे लिए, सेल है, 500 मैंने बचा लिए। ठीक है, अब 1500 का वो मैंने बेच तो दिया, सामने वाले ने देखा इसमें तो कट है, वो वापस बेच देगा, वो मेरे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, अब स्टॉक या स्टॉक इन टर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक।
अब मैं सामान खरीद के लेके आई थी, मेरी दुकान में ना लगभग 1 लाख के अराउंड सूट हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। साल के शुरुआत में मेरे पास कितने स्टॉक थे और एंड में जाके मेरे पास कितने सूट बचे हुए हैं, ये हमारा स्टॉक होता है ओपनिंग और क्लोजिंग, साल की शुरुआत का और एंड का। इन्वेंट्री का होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखो ये जो स्टॉक इन ट्रेड होता है ये ट्रेडिंग के लिए होता है। स्टॉक जो वर्ड होता है वो ट्रेडिंग के लिए होता है, जहाँ पर बस हमें चीज़ें खरीदनी और बेचनी है, बनानी नहीं है। लेकिन जब बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं, तो वहाँ पर हम इन्वेंट्री यूज़ कर रहे हैं कि इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल के लिए, मेरे पास कच्चा माल कितना पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना काम है जो प्रोसेस के मोड में है, कितना फिनिश गुड में पड़ा हुआ है कि फिनिश कितना हो गया, बन के तैयार कितना है मेरे पास माल, फिर उसके बाद कितना ऐसा है जो रेडी है हमारा सेल के लिए। क्या है, रेडी है हमारा सेल के लिए। अब इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये भी कह रहा है कि इट इंक्लूड द वैल्यू दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रिसेल। इसमें हम उन वैल्यू को भी ऐड करते हैं जो कुछ चीज़ें हमने खरीदी ही दोबारा बेचने के लिए हैं। ठीक है, मेरे पास देखो, अगर मैं किसी चीज़ को बना के बेच रही हूँ, अगर मैं सूट को बना के बेच रही हूँ, कपड़े को बना के बेच रही हूँ, तो मैं पहले क्या खरीदूंगी, सूट, कॉटन खरीदूंगी, कॉटन से थ्रेड बनाऊंगी, थ्रेड से सूट बनेगा, है ना। तो या फिर मैंने शुरू में ही कुछ चीज़ें सूट खरीद ली हो, कुछ सूट खरीद लिया हो, कपड़ा खरीद लिया हो कोई, तो वो जो शुरू में खरीदा था वो तो रीसेल के लिए खरीदा, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं करना। अब मेरे पास जो कॉटन का स्टॉक है, जो धागे का स्टॉक है, या फिर जो कपड़ा तैयार हुआ है उसका स्टॉक, वो भी मेरे लिए इन्वेंट्री है ना। और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि कुछ सामान मैंने ऐसा भी खरीदा था जो रीसेल के लिए था, वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब ये कैलकुलेशन तो नहीं, अब आगे देख लेते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री में आप खुद देखोगे, ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ें आती हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल, जिनसे हमें पैसा लेना है, जो हमारी करंट एसेट में आती हैं। कोई हमसे उधार सामान ले गया और ये कह रहा है भाई 10 दिन में पैसे दूंगा, तो इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है, डेटर्स हैं। ये बिल्स वेबल, बिल रिसीवेबल, ये बिल्स के चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें जो पार्टीज होती हैं उनको देखेंगे। ट्रेड पेबल हमारे कौन से होते हैं, जिनको हमें पैसा देना है, हम किसी से उधार सामान खरीद के लेके आए हैं, हमने उसको पैसा नहीं दिया है, तो हम क्या है, हमारे लिए वो क्रेडिटर है, हम उनको क्या देंगे, पैसे देंगे। ठीक है, आगे है गुड्स। गुड्स मैंने बताया वो सामान जो हम रख रहे हैं, जिसको रोज के बेसिस के तौर पे हम उसको क्या करने वाले हैं, सेल परचेज करने वाले हैं। मैं कुछ खरीद के लाई हूँ रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, क्योंकि मैं खरीद रही हूँ तो बेचने के लिए खरीद रही हूँ, है ना। तो वो मेरे लिए क्या है, गुड्स, वहाँ पर मैं उसका नाम नहीं लूँगी। ठीक है, कॉस्ट क्या है भाई, कॉस्ट क्या है, जब आप खरीद रहे हो सामान को और उसको बेच रहे हो। कॉस्ट वैसे वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है कि एक सामान कितने रुपए में तैयार होके आपका रेडी हुआ है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है। ठीक है, वही होता है कि जैसे आप एक बिस्किट बना रहे हो तो बिस्किट बनाने में लागत कितनी आई है। आप 4 रुपये का पूरा पैकेट बेच रही हो, तो 5 रुपये का पूरा पैकेट बेच रहे हो, तो वो आपका बन के कितने में तैयार हो रहा है, 1 में, 2 में या 3 में। ठीक है, जैसे जो लेज़ का पैकेट आता है, आपने देखा है, तो लेज़ का पैकेट 10 रुपये का आता है, लेकिन उसके अंदर जो माल होता है, जो आलू होते हैं, आलू के चिप्स होते हैं, वो 1 रुपये का होता है। लागत हमारी 1 की है। एडवर्टाइजमेंट पे, पैकिंग पे, लेबलिंग पे, इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा खर्च किया हुआ है। ठीक है, तो चीज़ बन के कितने में तैयार होती है, वो होती है कॉस्ट। ठीक है, वाउचर क्या होते हैं, वाउचर हमारे इस तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन सबसे 1 मिनट रुको। वाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करता है हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं, वो सारी कि भाई ये सामान कितने का खरीदा है। ठीक है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट में आपको अच्छे से कराऊंगी। वाउचर कौन से होते हैं, सेल्स होते हैं, परचेज वाउचर, ये सारी चीज़ें वहाँ करेंगे जहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट का टॉपिक करेंगे हम। ये बिल की तरह ही होते हैं कि जो बिल है हमारा, वो उसमें किस किस का नाम लिखा हुआ है, कितने का सामान खरीदे है, कितने का नहीं खरीदा, वो चीज़ें हैं। डिस्काउंट है 2 तरीके का होता है, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे हम किसी को ना ऐसे ही बुलाते हैं, हमने लिख रखा है दुकान के बाहर 50% ऑफ, 50% ऑफ, ऐसे लिख रखा है, तो 50% ऑफ तो है। अगर 1000 रुपये की चीज़ है, 50% तो पहले ही गया, क्योंकि हमने बाहर लिख रखा है। उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ट्रेड डिस्काउंट है, वो तो हमारी टेक्निक है अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब मैंने ट्रेड डिस्काउंट भी कह दिया और कैश भी। अंदर जैसे 1000 रुपये की चीज़ थी, 1000 का एक सूट था,
बाहर लिखा हुआ था 50% ऑफ, तो 500 का तो वो पहले ही था। फिर कोई लेडी आई आके बोली नहीं मैं तो 400 का लूँगी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 100 रुपये और सही। मैंने उसको 400 का दे दिया। तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करूँगी, उन 500 को रिकॉर्ड नहीं करूँगी जो ट्रेड डिस्काउंट में थे। मैं सिर्फ उस 100 रुपये को लॉस को दिखाऊंगी कि ये कैश डिस्काउंट मैंने इसको दिया है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रिबेट होता है, रिबेट हमेशा ना तब यूज़ होता है जब भी हमारा जो सामान है ना उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया हो। जैसे कोई मुझसे सामान खरीद के ले गया, और जैसे कोई सूट ही ले गया और वो 2000 का सूट ले गया, लेकिन बड़े अमाउंट का ले सकते हैं। जैसे कोई 10 सूट ले गया 20,000 के, तो उसने कहा जाके भाई तेरी तो एक सूट की चुन्नी कट रही है, तेरी तो एक ये है, तेरा एक ये काम है, इस तरीके से बताया। तो मुझे ये हो गया, अरे यार 20,000 रुपये, चल भाई कोई नहीं, तू पैसे वापस मत देना, तो 20,000 की बजाय ना मुझे 16,000 दे देना, क्योंकि मुझे ये है कि अब तो उसके पास सामान चला गया, दुकान पर वापस आने के बाद वो दोबारा नहीं बिकेगा, ठीक है। अब तो वो बिक गया, थोड़े बहुत कम ज़्यादा में रख लेगा, लेकिन अगर वो वापस दुकान पे आ गया तो वो सामान नहीं बिक पाएगा, ठीक है। वो होती है रिबेट। जब हम छूट जब दें, जब हमारी जो गुड्स की क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम लेवल की हो या कोई भी डिफेक्ट हो, ठीक है। क्या लिख रखा है, इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स जो बिक चुका है उस टाइम रिडक्शन कर रहे हैं हम। अलाउड बाय द सेलर, सेलर अलाउ करता है जब वो अपने गुड्स को बेच देता है। रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये बातें तो है ही नहीं। यहाँ पर रीज़न क्या होगा, जब हमारे गुड्स की जो क्वालिटी है वो क्या हो, पुअर लेवल की क्वालिटी हो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो। जीएसटी क्या है, बहुत सारे टैक्स हटा के हमारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया, ठीक है। बहुत अलग अलग टैक्स देने पड़ते हैं, अब आप एक ही टैक्स भरिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है हमारे सेल के टाइम पे। अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एंट्री क्या होती है भाई, हम जब चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम एंट्री कह देते हैं, उस ट्रांजेक्शन को। बैड डेट क्या होती है भाई, कोई मेरे से उधार में सामान ले गया और 20,000 रुपये देने थे और 16,000 दे के मुझे बाय बाय कर दिया, बस मेरे पास इतने ही हैं, तो 4,000 रुपये मेरे लिए क्या है, बैड डेट है, बैड डेटर्स हैं, बुरे डेटर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। इंसॉल्वेंट क्या होता है, मुझे किसी के 10,000 रुपये देने थे, किसी के 50, किसी के 1 लाख, और मैं वो पैसा दे ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, इंसॉल्वेंट हूँ। जब मैं एबलिंग लायबिलिटी को टाइम टू टाइम कवर नहीं कर पा रही हूँ, जैसे बैंक से लोन लिया और बैंक के लोन की जब किस्त आती है तो मेरे पास पैसे नहीं होते, तो उस टाइम मैं इंसॉल्वेंट हूँ। सॉल्वेंट होता है जो पर्सन अपनी टाइम टू टाइम अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर देता है। स्टोर्स क्या होते हैं, स्टोर्स डिनोट करता है मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल। जैसे कोई मशीनरी का कोई स्पेयर पार्ट्स हैं, वो भी हमारे लिए स्टोर्स हैं। या फिर अब मैंने सूट की बात देखी, तो सूट के टाइम पे जो मेरे पास वो पॉलीथीन है, वो मैंने खरीदी तो है, बेचने के लिए थोड़ा खरीदी है, लेकिन उसमें सूट डाल के बेचूंगी, है ना, वो मेरे लिए क्या है, स्टोर्स हैं। रिवेन्यू मैंने बता दिया, रेकरिंग नेचर से जो हमारे पास पैसा आता रहता है वो क्या है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये क्या होता है, अब रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। रिवेन्यू वो था कि रोज़ की रोज़ पैसा आ रहा है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिनसे मेरे पास पैसा आ रहा हो, ठीक है। जैसे अब मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था और मेरे पास रेंट भी आता रहता है, तो रेंट क्या है, मेरे लिए रिवेन्यू है। लेकिन अगर मैं जो बिज़नेस कर रही थी उस बिज़नेस के बेस पर सेल होने से मेरे पास पैसा आ रहा है, तो वो मेरा क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। रिवेन्यू सिर्फ कमाई होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मतलब ऑपरेशन मैं कर रही हूँ, जिस तरीके का मेरा ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, ठीक है, उससे मुझे जो पैसा मिलता है। एंटिटी क्या है, एंटिटी भाई बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है एक वो इस तरीके की इकोनॉमिक यूनिट होती है जो अर्निंग के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी नाम है, जैसे मैं किसका नाम लूँ, जैसे इसमें दे रखा है कि एन एंटिटी या कोई बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स यूनिट विच इज़ फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, #कॉमर्स वाइब्स, है ना, ये क्या है, ये एक एंटिटी है। जब मैं कुछ अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो एक नाम भी तो होगा ना जिसके थ्रू आपको सर्विसेज मिल रही हैं।
टर्नओवर क्या होता है? पूरा जो साल है, पूरे साल में जो टोटल सेल्स आपने दी हैं पूरे पीरियड में, वो आपका टर्नओवर होता है। लाइव स्टॉक होता है चलता फिरता स्टॉक, जैसे गाय वगैरह। जैसे पहले के टाइम पे तो लाइव स्टॉक ऐसे ही होता है, जैसे पहले तो कार्ट वगैरह चलती थी ना, तो कैटल थे, हॉर्सेस थे, इस तरीके के एनिमल अगर हम रख रहे हैं वो हमारे पास लाइव स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? इन्वेस्टमेंट भी कि कोई भी कंपनी है, पैसा उसको ये सब्र नहीं आ रहा, मेरे पास ना अब 2 लाख रुपए हो गए, तो मैं सोच रही हूँ इसको कहीं ना इन्वेस्टमेंट कर दूँ, है ना, कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, ताकि मुझे है ना बदले में इंटरेस्ट मिलता रहे, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम अपना फ़ायदा देखने के लिए क्या करते हैं, पैसा और जगह भी लगा देते हैं। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो गई वैसे तो भाई, 2 ही चैप्टर हुए हैं, चलो देखते हैं। अब अपना 3rd चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बस यही कराएंगे भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटे की हो गई है, 54 मिनट की। अब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। वैसे तो बेटा सारी की सारी थ्योरी मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये तो 1 वीडियो के थ्रू मैं डाल रही हूँ कि एक वीडियो में आपका सारा कवर हो जाए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? कुछ सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं जो हमें फॉलो करने हैं, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ हमारी क्या होती है, कन्वेंशंस होती हैं। तो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो वो हमें कहता है कि आपको ना कॉन्सेप्ट भी फॉलो करने चाहिए। किस तरीके का कॉन्सेप्ट? अब देखो कुछ एजम्पशन होती है हमारी, जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमें ये दिमाग में हमेशा सेट करना चाहिए कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो आप एक लंबे टाइम तक चलाओगे, बीच में रोक के नहीं बैठोगे। वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अपने बिजनेस को ये नहीं है कि 1 साल 2 साल चला के छोड़ना रखना है, आपको एक लंबे टाइम तक उसको चलाना है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपकी जो बिजनेस होता है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप उसमें सेम मेथड्स को यूज़ करो, ताकि आप इन फ्यूचर कंपेयर करने लगो 2 ईयर के डाटा को, तो आपको दिक्कत ना आए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप उसमें कैश और क्रेडिट दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन लो, क्योंकि सिर्फ कैश बेसिस अकाउंटिंग करोगे तो वो एक लंबे पीरियड तक नहीं होती, वो बिल्कुल छोटे स्केल के डॉक्टर वगैरह हैं ये इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रोफेशन के लिए ज़्यादा होती है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस में आप उधार पे भी काम करो, आप कैश पे भी काम करो, दोनों चीज़ों में आप अपनी ट्रांजेक्शन को करो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग चीज़ें हैं, बिजनेस के अलग अकाउंट होते हैं और बिजनेसमैन का अलग होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे वो हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में ज़रूर होनी चाहिए, पैसे में है तभी वो रिकॉर्ड करने के लायक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अब एक लंबे टाइम तक बिजनेस करते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ। 20 साल के बाद जाके देखा अरे इतना पैसा लगाया था कुछ नहीं बचा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आप ऐसा करो, एक टाइम इंटरवल सेट कर लो कि इस टाइम में आप रिकॉर्ड करके पता लगाओगे कि इतने टाइम में आपने इतना पैसा लगाया तो इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये जैसे नॉर्मली हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है बेटा, 31 मार्च होता है, लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो 1 जन टू 31 दिसंबर भी हो सकता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम करना है, जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा था ना सामान, जो एसेट खरीदी थी या जो भी चीज़ हो, उसी चीज़ को बेस लेके काम करना है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, आपको कोशिश करनी है, जैसे P&L बनाते हैं, आपको कोशिश करनी है कि इसी साल के खर्चों से, मतलब इसी साल की कमाई से इसी साल के खर्चे को घटाओ। ये नहीं है कि आपको तिजोरी में पैसा दिख रहा है तो वहाँ से आप खर्चे करोगे। आपको कोशिश करनी है कि जो इस साल के जितने भी एक्सपेंस हुए हैं उनको आप इसी साल की इनकम से ख़त्म करोगे। रिवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन कर दी ना, जैसे मैंने देखा कि मेरे पास ना, 1 मिनट, मैंने गलत बता दिया, ड्यूल एस्पेक्ट मैंने गलत बता दिया। मैंने जो आपको बताया है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इस साल के खर्चों को ना इसी साल के इनकम से ख़त्म करो। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन का असर 2 जगह होगा। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की है, जैसे आपने एसेट खरीदी तो आपके पास एसेट आई है, बदले में कैश चला गया है। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर एसेट आई है तो एक ट्रांजेक्शन का 2 जगह इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट था बेटा इनकम वाला। रिवेन्यू रिकग्निशन का मतलब है कि आप उसी दिन उसको अपनी इनकम मान लो। जैसे आपने कोई सामान बेचा है, आपने सामान बेच दिया, आपको पता है
हाँ, उधार में सामान गया है तो पैसा आज नहीं मिलेगा, लेकिन आप आज ही उसको मान लो कि वो आपके पास पैसा कि वो ट्रांजेक्शन हो गई है, आप उसी दिन आपको अपनी रेवेन्यू माननी है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मिनट में थोड़ा थोड़ा इसमें से बताती चलूँगी, एक एक लाइन हाईलाइट कर लेती हूँ। जैसे अकाउंटिंग में हम आ गए गोइंग है, लंबे पीरियड तक फ्यूचर में देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है हमारा। कंसिस्टेंसी, हमें ईयर टू ईयर हम सेम मेथड को यूज़ करेंगे। एक्रूअल में कैश है ना, कैश और क्रेडिट दोनों पे काम करना है, उधार में भी सामान बेचना है, खरीदना है, और कैश में भी। बिजनेस एंटिटी भी, बिजनेस मैन और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट अकाउंट बनाने हैं। मनी की फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, और जो मैंने बताया था अदर कंट्री की हो तो वो अपना अलग भी कर सकती है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल, भाई जितने की खरीदी थी हमने चीज़ उसी को बेस मान के काम करना है हमें। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, देखो ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, वो एक जगह डेबिट भी होगी और एक जगह क्रेडिट भी होगी। जैसे एसेट का एग्जांपल मैंने आपको लिया था ना। रेवेन्यू का मतलब है कि विच इज एड द कैपिटल रिजल्ट ऑपरेशन, रेवेन्यू अर्न सेल ऑफ गुड्स। हाँ, रेवेन्यू को आप उसी दिन अपनी कमाई मान लोगे जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन वो हो गई है। अब वो पैसा आपको चाहे 2 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने सेल कर ली उसी दिन आप ये मान सकते हो कि आपके पास पैसा आ गया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि आपको कोशिश करनी है, आपको अपनी तिजोरी की तरफ नहीं देखना है, बैंक अकाउंट की तरफ देखना है, नहीं देखना है। आपको बस ये देखना है कि जिस साल के खर्चे हैं उनको उसी साल की इनकम से ख़त्म किया जाए, राइट ऑफ किया जाए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट होनी चाहिए, वो बिल्कुल ईजी वेरीफाइबल। जैसे मैंने क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन बताई थी ना आपको किसकी, अकाउंटिंग की, तो वही होता है कि जब भी आप कोई भी वो बनाओ, कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो सामने वाले के लिए यूज़फुल भी होनी चाहिए, वेरीफाइबल भी होनी चाहिए, रिलेवेंट भी होनी चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारी 3 ही हैं। एक होती है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब है आप विंडो ड्रेसिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, आप बिल्कुल अच्छे से, आप में अगर लॉस हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, सारी चीज़ें इसी में आपको शो करानी है। जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है कि ये अभी तो मुझे नहीं पता होगी या नहीं, लेकिन इन फ्यूचर ये लायबिलिटी आ सकती है। जैसे अब कोई कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा है तो मुझे थोड़ी ना पता है कि वो इन फ्यूचर मैं जीतूंगी या हारूंगी, तो मैं ना बैलेंस शीट के चरणों में, बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन में लिख दूंगी कंटीजेंट लायबिलिटी मेरी ये है। तो वो क्या है, वो हमारा एक कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर का कि मैंने कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ मेरा यहाँ पर दिख रहा है। अब जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है वो हमें कह रहा है कि जो आपके छोटे छोटे खर्चे हैं ना, उनको आप सबको मत दिखाओ, उनको आप ना इकट्ठा एक नाम देके, जैसे पेन खरीदा है, इरेजर खरीदी है, ये मत दिखाओ, आप उसको एक स्टेशनरी का नाम दे दो। उन चीज़ों को मत दिखाओ जो ज़्यादा बिजनेस पे मतलब बर्डन डाल रही है, ट्रांजेक्शन का बर्डन डाल रही है। अगर आप उसको एक नाम से दिखा सकते हो तो वो आप दिखा सकते हो। जैसे पेटी कैश है, पेटी कैश में हम ट्रांजेक्शन को बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो एक अमाउंट डाल देते हैं कि हाँ 30,000 रुपये हर साल पेटी कैश का हमारा जाता है या हर महीने का पेटी कैश का जाता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करो दिखाने से। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हमारी कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर और मेटेरियलिटी। ठीक है, इसमें एक लाइन थी, हाँ एक्सेप्शन है, द कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन है किसका, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। ये एक अपवाद है, ये कहता है कि पहले वाला कह रहा था सब कुछ दिखाओ, दूसरे वाला कह रहा है भाई वो चीज़ें मत दिखाओ जो बिजनेस की जो बुक है हमारी, जो अकाउंटिंग की बुक है उसको हैवी बना दे, सारी ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी है। आप अगर किसी एक नाम से इकट्ठी ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो बेटर है। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, ये क्या कहता है, ये कहता है भाई आपको अगर खुशी हो रही ना, आपको पता है इन फ्यूचर में मुझे खुशी होगी, उसका ढिंढोरा मत पीटो। लेकिन अगर आपको लग रहा है इन फ्यूचर ये लायबिलिटी मेरी अराइज होगी तो उसके लिए पहले से अपनी पॉकेट में पैसे रखो। ये कहता है कि अगर आपको इन फ्यूचर में लग रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन है हर साल लगता है, हो सकता है कोई बैड डेट्स हो जाए, तो इनके लिए आप प्रोविज़न बना के रखो पहले से।
आपकी कोई लायबिलिटी इन फ्यूचर में अराइज हो, उससे पहले आप अपना इतना जुगाड़ रखो कि आपके पास इतना पैसा हो ताकि उनको क्या कर सकें, पे कर सकें। जैसे ये कह रहा है कि जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड करो, लेकिन जो अनरियलाइज गेन है उनको आप इग्नोर कर सकते हो। आपको लग रहा है मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला, रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ढिढोरा मत पीटो, रखो एक साइड। लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है उसके लिए पहले से आप अवेयर हो जाओ। जो प्रोविज़न बनाते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अपना 3rd चैप्टर भी हो गया है। देखते हैं भाई 4th करने की हिम्मत रहेगी या नहीं। 4th ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, चलो देखते हैं। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग की, वो जो अकाउंटिंग साइकिल था ना वही था। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को कि क्या वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं, वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वाउचर क्या होते हैं भाई, वो एक डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें सारी डिटेल होती है। वाउचर के बिहाफ पर हम जर्नल में एंट्री करेंगे, जर्नल से लेजर में करेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएंगे। यही हमारा क्या है, हमारा प्रोसेस है। और यहाँ वाउचर के लिए मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया, यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं ना तभी हम, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। ओके, प्रिपेयर कर रहे हैं वाउचर। वाउचर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग वाउचर, देन 1 बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग मेड इन द, ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस होती है, जहाँ पर हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही यूज़ करते हैं। जैसे जो डॉक्टर है, जो टीचर हैं, वो क्या करते हैं, कैश में काम करते हैं, उधार में काम नहीं करते, तो प्रोफेशन में ज़्यादा काम आती है ये। और एक्रुअल बेसिस जो अकाउंटिंग होती है उसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन पे काम किया जाता है, क्योंकि बिज़नेस में सिर्फ कैश पे काम करेंगे तो एक बड़े लेवल पे बिज़नेस कभी भी हम सेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इतना ही था, ज़्यादा नहीं है। तो हाइब्रिड है भाई, ये मिक्सचर होता है कैश और एक्रुअल का। कई बार तो हम कैश बेसिस पे ही काम चला लेते हैं, फिक्स कर देते हैं कि कैश होगी, और कई बार हम क्या कर लेते हैं, दोनों में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कैश भी और भी। 5th है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं भाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं कि जो हमें बताएंगे कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। कुछ और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे अप्लाई कर दिए जाते हैं कि इस तरीके से आपको ये तैयार करना है, इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। वो सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार करनी है, गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हमें ये इसमें बताने वाला है। तो ये थ्योरी का बड़ा ही बकवास चैप्टर है। वैसे मैंने इसकी थ्योरी करवा भी रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और IFRS होते हैं। बस वही, ये पढ़ाने का मन नहीं है मेरा। ठीक है, बकवास थ्योरी है ये। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, मैं जब बता रही थी असेट्स वाला, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, हमारी असेट्स जो होती हैं वो इक्वल्स टू होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स हमारी हमेशा ही जो पैसा ओनर ने लगाया है और जो पैसा हमने बाहर से उठा रखा है, दोनों का मेल हमारी क्या होती है, एसेट्स होती हैं। तो ये हमें साथ के साथ लेके चलनी है। ये हमारी बैलेंस शीट दिख रही है एक साइड, इधर हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये होती है बैलेंस शीट की शेप। और अब आप यहाँ तक पाके आ चुके हो, यहाँ तक आप पढ़ चुके हो, तो ये बेस्ट है आपके लिए कि ये चीज़ आपको पता है। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया है ओनर ने तो कैपिटल लगी है और कैश भी बढ़ गया। कैश क्या है, एसेट है। तो ये इक्वेशंस है, इनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस की। तो 6th चैप्टर में भी आई थिंक कुछ नहीं है बताने लायक, क्योंकि हाँ, ये इसमें जो रूल है बेटा डेबिट क्रेडिट का, ये एक बार देखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है। अब मैंने बताया था कि अकाउंट ना T शेप का होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और क्रेडिट्स होता है हमारा राइट हैंड साइड। तो 2 तरीके की अप्रोच होती है, एक हमारी अमेरिकन अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, और एक इंग्लिश अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, जो अब तक चलती आ रही है, ट्रेडिशनल है। तो अमेरिकन अप्रोच हमें क्या कहती है कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है ना, उनको आप 5 चीज़ों में बांट लीजिए। या तो वो आपके लिए एसेट होगी, या आपके लिए लायबिलिटी होगी, या फिर पैसा लगा रखा हो। देखो, एसेट मेरी जो संपत्ति है, लायबिलिटी जो पैसा मैंने बाहर से उठा रखा है, कैपिटल जो पैसा ओनर ने लगा रखा है, रेवेन्यू जो मेरी रोज़मर्रा की कमाई है, लॉसेस जो मेरे खर्चे हो रहे हैं। आप सिर्फ 5 चीज़ों में बांट लो, ठीक है, और उसके बिहाफ पे आप एंट्री करो। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप एसेट बढ़े ना, कोई भी एसेट बढ़े, देखो एक रूल है बिल्कुल कि जो एसेट्स और जो भी एक्सपेंस है उनका ऑलवेज डेबिट बैलेंस है, और जो कैपिटल
इनकम और एक और क्या था, लायबिलिटी। इनका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर एसेट बढ़े तो उसको डेबिट कर दो, घटे तो क्रेडिट कर दो। अगर हमारे एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट कर दो, एक्सपेंस घटे तो क्रेडिट कर दो। सेम ऐसे ही है, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज कर रही है इट मीन्स वो क्रेडिट है, और अगर डिक्रीज कर रही है तो उसको डेबिट करना है। इनकम अगर बढ़े तो क्रेडिट करो, घटे तो हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, ये रूल है, बस इसमें इतना ही पढ़ाने की ज़रूरत है। वही बातें बार बार ये घिस पिट के बताएगा आपको। ये हमेशा ध्यान रखना है, एसेट्स और एक्सपेंसेस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका मतलब ये बढ़ेंगी तो डेबिट ही होंगी। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो यही था, छोटा सा चैप्टर था ये भी। अब आ गए अपने 7 चैप्टर पे, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? हमारे इसके जन्मदाता हमारे लुका पैसिओली हैं, और इसमें थोड़े से चेंज आए थे। 1494 में तो लुका पैसिओली ने ये बुक लिखी थी अपनी, फिर बाद में 1544 में इसमें थोड़ा सा चेंज भी आ गया था। फिर बाद में फाइनली इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 1785 में एडवर्ड जोन्स ने इसको फाइनली क्लियर कर दिया था कि इसी के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। डबल एंट्री में सिस्टम हमारी ड्यूल एस्पेक्ट पे काम करती है कि किसी भी साइड के किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, अगर वो कहीं पर डेबिट हो रही है तो वो क्रेडिट भी होगी। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल हैं ये आप देख लेना। अब हम यहाँ काम करते हैं। अब तक तो हमने 5 चीज़ों में आइडेंटिफाई किया था, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच थी ना, उसमें हमने 5 चीज़ों में अलग अलग से बताया था कि 5 हमारी एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, हमारी इनकम है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। लेकिन यहाँ हम पहले जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें पहले ना हम अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स बना के उनके रूल्स बनाएंगे। हम क्लासीफाई कर रहे हैं अकाउंट्स को 2 टाइप में, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब कोई भी नाम, किसी भी तरीके का नाम, कोई भी बैंक का नाम हो गया, किसी भी दुकान का नाम हो गया, कोई भी नाम जहाँ पर आपको नाम की फॉर्म लग रही है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, तो वो तो पर्सनल में आ गया। इम्पर्सनल में क्या हो जाएगा भाई? इम्पर्सनल में आपकी सारी एसेट्स, ठीक है, आपकी सारी एसेट्स, सारी आपकी जितने भी खर्चे हैं, सारे जितने आपकी कमाई हैं, वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं? हमारे इम्पर्सनल में हम कह सकते हैं कि ओनर के अलावा सारी चीज़ें इसी में होंगी। ठीक है, तो अब पर्सनल अकाउंट हमारा जो है, जैसे भाई DCM है, ये नाम, कोई भी नाम आप कहोगे कि वो पर्सनल में ही आएगा, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ, पर्सनल का जो रूल होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आएगा डेबिट करो, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। ओहो सॉरी ये गलत लिख दिया। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, और जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट करो। देखो यहाँ लिखा भी हो, हाँ, डेबिट द पर्सन अकाउंट, यहाँ नहीं लिखा हूँ, कहाँ लिखा, हाँ ये रहा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करो उस पर्सन को जो पैसे ले रहा है, और क्रेडिट करो उस पर्सन को जो पैसे दे रहा है। ठीक है, और ये मैंने डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रियल अकाउंट का बता दिया है। तो फिर आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट को 3 में बांट दिया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंट। नेचुरल जैसे किसी का नाम और आपको फीलिंग आ रही है कि ये तो नेचुरल सा है। ठीक है, आर्टिफिशियल किसी भी बैंक वगैरह का नाम, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम, जहाँ पर आपको रियल की इन फीलिंग ना आ रही हो। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल अकाउंट हो जाते हैं। देखो मैंने बताया था कि डेबिट इज द एब्रिविएशन ऑफ डिबेयर। फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव कौन से हो गए? जैसे कोई खर्चा था, कोई इनकम थी, उनके आगे अगर आउटस्टैंडिंग लग जाता है, प्रीफिक्स या सफिक्स किसी के आगे पीछे लग जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है वो क्या? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कोई भी प्रीपेड सैलरी है, कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, या सैलरी इन एडवांस है, ये सारे क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1 नंबर कटवा देता है ये। रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट में जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, लेकिन प्रीपेड है, पहले से पे कर दिया है। एकर्ड इनकम है, कमा ली है, मिली नहीं है। अनअर्न्ड कमीशन है, भाई अनअर्न्ड है, मतलब अर्न तो हो गया है,
मतलब कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, उल्टा बोल दिया मैंने शायद, अनअर्नड। एकर्ड होता है जो कमा लिया मिला नहीं है, अनअर्नड मिल गया होगा कमाया नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा भाई, ये सॉरी मुझे ध्यान नहीं है। फिर रियल अकाउंट, रियल का रूल है, रियल में सारी एसेट्स आती हैं आपकी, और रियल का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको भगा दो। लिखा भी हुआ है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रूल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो। अब है रियल अकाउंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं बताओ भाई। टेंजिबल वर्ड वही आया था एसेट्स में, जो ऐसी एसेट जिनको देख सकते हैं छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिनको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स वो थी जैसे स्टॉक हो गया, फर्नीचर, लैंड वगैरह हो गया, और इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, सिर्फ खर्चे और कमाई, हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं सारे एक्सपेंसेस और इनकम को। रूल इसका होता है हमारा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, उसका रूल होता है कि जो भी हमारे एक्सपेंस हैं उनको डेबिट कर दो और जो हमारी इनकम है उनको क्रेडिट कर दो। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ये इसका बेस्ट क्या था, ये तो एग्जाम्पल है, ये तो देखिए नहीं मैंने, ये आप खुद देखोगे। यहाँ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट मिला हुआ है आपको, व्हेन एनी वर्ड एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स, किसी के आगे उपसर्ग प्रत्यय, जिसको हिंदी में आता है, इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स है, उपसर्ग प्रत्यय कुछ लगाओ किसी भी नॉमिनल अकाउंट के, किसी भी खर्चे कमाई के आगे, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एकर्ड, अनअर्नड, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है तो वो आपका क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और वो भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दिए, रेंट है, रेंट वैसे तो नॉमिनल है लेकिन आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में जाते ही क्या बन गया, पर्सनल है। सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, सैलरी प्रीपेड था, ये कुछ आगे लग गया पीछे लग गया तो पर्सनल हो गया। सेम कमीशन का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हाँ, अब हम अपने 7 चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं, और भाई बहुत ही ज़्यादा हो गया है और लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटा 16 मिनट की हो गई। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों, अगले में करेंगे। 7 ही हुए हैं भाई, अभी तो 17 है। हाँ, मतलब ही नहीं बनता। चलो देखती हूँ, अगर छोटा होगा तो कराऊंगी। हाँ, ये छोटा ही चैप्टर है, जो हमारा 8 चैप्टर छोटा ही कर लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जहाँ पर सबसे पहले एंट्री की गई हो। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे सबसे पहले कैश मेमो, आप किसी के पास कुछ खरीदने गए, जैसे आपने फ़ोन खरीदा, फ़ोन खरीदे वक्त जो आपको बिल मिला, जहाँ पर आप कैश में पेमेंट कर चुके हो, तो उसमें लिखा होगा ये मॉडल फ़ोन का है, इतने रुपए का है, और वो साइन करके देगा, जिसने फ़ोन हमें दिया है, बिल बनाया है, वो साइन करके देगा, हम उसको लेंगे और चल पड़ेंगे, बदले में हमने कैश दिया है, वो है कैश मेमो। तो ये वो प्रूफ की तरह काम करते हैं, ये एज ए एविडेंस काम करते हैं, ठीक है। मैं जब वो वाउचर वाली बात थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर रोक लिया था, वहाँ पर अच्छे से नहीं बताया, यहाँ देख लेते हैं। कैश मेमो क्या है, जब हमने कोई सामान खरीदा, बदले में हमें एक स्लिप मिल गई, हमने कैश दिया, स्लिप ली और आ गए हम अपने घर पे। जैसे कैश मेमो ये है कि यहाँ से ना 2 चीज़ें खरीदी, इतने रुपए की चीज़ें हैं, टोटल है, अगर डिस्काउंट मिला है ठीक है, दिया और चलो। फिर इनवॉइस और बिल क्या होता है, जब ट्रेडर कोई चीज़ को सोल्व कर रहा है उधार पे, तो वो क्या बनाएगा, सेल इनवॉइस बनाएगा, ठीक है। उसमें क्या लिखेगा, पार्टी का नाम लिखेगा, जिसको वो सामान बेच रहा है, क्या रेट है, कितनी क्वांटिटी, सारी चीज़ें लिखेगी। जो ओरिजिनल कॉपी है वो क्या करेगा, वो उसको दे देगा, और जो कार्बन कॉपी के, वो ऊपर कार्बन रख के नीचे उस पर एक प्रिंट फॉर्म में आते ना, आपने देखा भी होगा, वो क्या रखेगा, अपने पास रख लेगा डुप्लीकेट कॉपी को, ताकि इन फ्यूचर उसके पास प्रूफ रह सके। अब इसके अपोजिट में अगर बात करें, बिल क्या होता है, जब ट्रेडर ने परचेज किया, गुड्स कोई भी खरीदा, तो उसको क्या मिला, एक बिल मिला क्रेडिट में, ठीक है, फ्रॉम द सप्लायर, वो क्या हो गया। तो वी मेक एन इनवॉइस ऑन द क्रेडिट सेल बट रिसीव ए बिल ऑन क्रेडिट परचेज। दोनों चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस होता है जब क्रेडिट में सेल की गई हो, जब क्रेडिट में कुछ बेचा है तो बेचने वाला क्या बना रहा है, इनवॉइस। लेकिन हमने जब खरीदा है उधार में, हम क्या, हमारे लिए क्या है, वो एक बिल है। क्लियर हुआ, ये लाइन बहुत अच्छे से है। वी मेक एन इनवॉइस, हम इनवॉइस बनाते हैं, ऑन क्रेडिट ऑन सेल, जब क्या करते हैं, उधार में सामान बेचते हैं। लेकिन रिसीव करते हैं एक बिल, जब उधार में परचेज करते हैं, खरीदते हैं। दोनों टर्म थोड़ी थोड़ी सी अलग ही है। अब आगे है
रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट होता है जब ट्रेडर रिसीव करता है कैश फ्रॉम कस्टमर, वो उसको एक रिसिप्ट इशू कर देता है डेट लिख के कि ये लीजिए आपने सामान क्या किया है, कैश मुझे इसके बदले में मिल गया है, और डुप्लीकेट कॉपी भी उस पर रख के, डुप्लीकेट तो आई थिंक सब में ही होती है क्योंकि एज ए प्रूफ वो रखनी पड़ती है। ठीक है, अब जो डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इसको बड़े ही ध्यान से लिखना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। डेबिट नोट क्या है? जब देखो ये मैं हूँ मीनू और ये है कोई पर्सन, ठीक है, मैंने इसको सामान बेच दिया, ठीक है, मैंने इसको सामान बेच दिया, लेकिन ये ना, ये घर जाके देखता है, इसको लगा हो इसमें तो कुछ गड़बड़ है ये सामान, तो ये ना, ये इसको एक नोट लिख के भेजेगा। क्या? डेबिट नोट। क्या? डेबिट नोट लिख के भेजेगा कि भाई साहब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे इतने रुपए कम कर दीजिए क्योंकि मैं ये आपका सामान वापस भेज रहा हूँ, ये इसमें कोई ना कोई या तो गलती से दूसरा सामान आ गया है या फिर इसमें कोई फॉल्ट है। तो जब जो सप्लायर था, सप्लायर थी मैं, और ये मेरे लिए क्या था? डेटर। डेटर तो नहीं कह सकते, हाँ डेटर ही कह सकते, उधार में लेके गया था, तो वैसे ये लेके गया सप्लायर से और इसने वापस दे दिया सप्लायर को। ठीक है, तो क्या आया इसके पास? डेबिट नोट आया। किसने प्रिपेयर किया है डेबिट नोट? डेबिट नोट तो वो करेगा ना जिसने गुड्स को रिटर्न किया है। ठीक है, अब अगर इसने मुझे डेबिट नोट भेजा और कहा इतने रुपए से आप मुझे ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कम कर दीजिए क्योंकि मैं सामान वापस भेज रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगी? मैं भेजूंगी इसको क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्यों भेजूंगी? मैं इसको बताऊंगी ठीक है भाई साहब, मुझे सामान मिल गया है, आपका डेबिट नोट मिल गया है, मैंने अपने बुक्स में आपको इतने रुपए से कम कर दिया है, मैं भेजूंगी उसको क्या? क्रेडिट नोट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाली बात? जब जो परचेजर था वो बना के भेज रहा है सामान को, वह सामान के साथ हुआ, देखो इसमें लिख रखा है व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, हम जब गुड्स को रिटर्न करते हैं सप्लायर को तो हम बनाते हैं डेबिट नोट। क्यों बनाते हैं? अब मैं उधार में सामान लेके गई थी, मेरे से कोई उधार में सामान लेके गया और जाके देखता और ये तो गड़बड़ हो गई, वो मुझे लिख के भेजेगा डेबिट नोट, लेकिन फिर मेरे पास जब वो डेबिट नोट आ जाएगा ना तो मैं कंफर्मेशन के लिए भेजूंगी क्या? क्रेडिट नोट। और अगर आप बुक के हिसाब से रखो तो सिंपल सी बात है, जब हमें मिलता है, जब भी हमें गुड्स को रिटर्न करना होता है सप्लायर को, तो हम क्या लिखते हैं? डेबिट नोट। और जब सप्लायर हमें उसमें अपनी वेरिफिकेशन दिखाता है कि हाँ भाई मैंने वहाँ पर आपको इतने रुपए से कम कर दिया, तो वो लिखेगा क्रेडिट नोट। तो दोनों वर्ड इसमें आपके, दोनों ये जो टर्म्स हैं क्लियर हो गई हैं। अब पे इन स्लिप क्या होती है? पे इन स्लिप होती है जब आप बैंक में जाते हो तो इस तरीके का एक पेज होता है जहाँ पर आप अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें भरते हो, तो जो यहाँ से फाड़ के ये तो रख लेता है कौन रख लेता है? इसको रख लेते हैं बैंक वाले, और ये साइन मार के हमें दे देते हैं। पे इन स्लिप होती है जब हम पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं। चेक भाई, चेक एक ऑर्डर है, बस इतना याद रखना, ये बात बहुत बार आती है। चेक एक ऑर्डर है जिसमें कहते हैं इतना रुपया आप मेरे अकाउंट से निकाल के इसके खाते में डाल दीजिए, बस। अब आ गया वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। वाउचर एक सपोर्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट है। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट तो थे ही, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद वाउचर बनते हैं। क्या बनते हैं? बाद में। ये सपोर्ट करता है वाउचर को, लेकिन वाउचर सपोर्टेड होता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। पहले आपने क्या बनाया? सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिले, सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपने क्या बनाए हैं? वाउचर बनाए हैं। ठीक है, लेकिन जो सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनसे किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं होती, लेकिन वाउचर बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल होती है, इसमें बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है डेबिट होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। अब वाउचर हमारे होते हैं कैश और नॉन कैश। नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन होते हैं, नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन होते हैं और जो कैश होते हैं। कैश हमारे दो टाइप के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट जो वाउचर वो होते हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें, जितने भी कोई भी कैश में पेमेंट की है, कोई कैश में परचेज किया है, कोई भी मेरे पास से पैसा गया है कैश की फॉर्म में, ठीक है,
तो वो मेरे लिए क्या है, डेबिट वाउचर है, उनको मैं एक जगह रिकॉर्ड करूँगी। और जब मेरे पास कुछ कैश की फॉर्म में आया है वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिट वाउचर है। और देखो डेबिट वाउचर को कैश पेमेंट कहते हैं और क्रेडिट वाउचर को कैश रिसिप्ट कहते हैं। जब पैसा आ रहा है क्रेडिट वाउचर है, जा रहा है हमारे पास कैश पेमेंट है। ठीक है, जितनी भी हमारी कैश पेमेंट है उनको इकट्ठा करेंगे, डेबिट वाउचर बना लेंगे, कैश रिसिप्ट है क्रेडिट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद है नॉन कैश, उधार वाली चीज़ें क्रेडिट में, वो तो कैश वाले थे ना। नॉन कैश कौन से, जो उधार में है, उधार में डेबिट क्रेडिट जो भी है उनको हम इकट्ठा रखेंगे। फिर है कंपाउंड, कई बार क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है, जिसमें मल्टीपल डेबिट होते हैं एक क्रेडिट होता है। देखो कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स ही होता है शायद, वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में थोड़ा डिफरेंस समझ लेना। जब मल्टीपल डेबिट और सिंगल क्रेडिट, मल्टीपल क्रेडिट सिंगल डेबिट, तो वो कंपाउंड है। लेकिन मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल ही क्रेडिट वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें शायद आपका नहीं दे रखा है, लेकिन आप कंपाउंड में ध्यान रखें। कंपाउंड में भी दो हैं, देखो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कौन सा होगा, जिसमें बहुत सारे डेबिट होंगे लेकिन क्रेडिट एक होगा तो डेबिट वाउचर है। और क्रेडिट वाउचर कौन से होते हैं, जिसमें बहुत सारे क्रेडिट हैं लेकिन एक ही डेबिट है, वो क्रेडिट वाउचर होता है। इसके बाद बहुत सारे वाउचर और बहुत सारे डेबिट और क्रेडिट दोनों हो तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा जर्नल, और ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये मैं नहीं करा रही हूँ अभी। तो आई थिंक इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वैसे थ्योरी के चैप्टर है ही नहीं, इनमें थ्योरी होती तो मैं करा देती, इनमें थ्योरी नहीं है भाई। 9 चैप्टर में कोई भी थ्योरी का पार्ट नहीं है जो आपको कराने की ज़रूरत है, सिर्फ क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। फिर है जीएसटी मैंने बताया 1 7 17 को बाकी टैक्स हटा के कर दिया था इसको, तो ये भी थ्योरी हम कर चुके हैं, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कर चुके हैं। 11 है हमारी कैश बुक सिंगल कॉलम डबल कॉलम किस तरीके से बनेगी, ये भी चैप्टर मैं वैसे बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, इसमें थ्योरी नहीं है। थ्योरी होती तो मैं करवा देती, वरना अब इग्नोर ही करेंगे। उसके बाद है कोई छोटा चैप्टर हुआ तो देखते हैं भाई। फिर है हमारा स्पेशल पर्पस, नहीं। फिर आ गया लेजर, नहीं। फिर है 14 चैप्टर है हमारा ट्रायल बैलेंस, नो। फिर है 15 है अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये भी नहीं। 16 डेप्रिशिएशन, नो। देखने दो मुझे, 16 डेप्रिशिएशन नहीं हो गया, ये नहीं बताऊंगी डेप्रिशिएशन। प्रोविज़न, हाँ प्रोविज़न रिजर्व बता देती हूँ क्या होता है। प्रोविज़न जैसे मैंने बताया था ना, वहाँ पर हम जब कन्वेंशन पढ़ रहे थे तो जो प्रूडेंस था, कंजर्वेटिज्म था, वो हमें कहता था कि आप प्रोविज़न बनाइए पहले से ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, रिजर्व ना बनाएं। ठीक है, वहाँ पर हमें ये कह रहा था। लेकिन प्रोविज़न और रिजर्व होते क्या है, प्रोविज़न बनाते हैं हम किसी भी नॉन लाइबिलिटी के लिए, फ्यूचर में ये लाइबिलिटी मेरी अराइज होगी, इसके लिए मैं पहले क्या बना रही हूँ, प्रोविज़न। लेकिन रिजर्व बना रही हूँ मैं किसी अननोन लाइबिलिटी के लिए, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर में मेरी ये लाइबिलिटी अराइज होगी नहीं होगी, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। जब मुझे पता है मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी तो मैं बनाऊंगी प्रोविज़न। जब मुझे नहीं पता कि मुझे ये फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, फिर भी देखो सेविंग है ये, 1% से सेविंग कह सकते हो आप कुछ पैसा बचा के रख रहे हो, और आप 1 पैसा बचा के रख रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि फ्यूचर में ये होगा, तो उसके लिए बचा के रख रहे हो। और एक पॉकेट में पैसा बचा के रख रहे हो कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता। तो दोनों चीज़ें, ठीक है। तो प्रोविज़न अगर हम नॉन लाइबिलिटी के लिए बना रहे हैं, मुझे पता है कि इन फ्यूचर मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी, तो अब प्रोविज़न कौन से होते हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट। हर साल एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो डेप्रिशिएशन लग रहा है उस पर, तो उसके लिए मैं पहले ही प्रोविज़न बना लूँ कि भाई इस साल का डेप्रिशिएशन ना इतना जाने वाला है, उसके लिए मैं पहले ही प्रोविज़न बना रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट में से पैसा अलग निकाल के रख रही हूँ अगले फ्यूचर में यूज़ होने के लिए, फ्यूचर में अपनी लाइबिलिटीज़ को फेस करने के लिए। तो जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन है, टैक्सेशन है, बैड डेट्स हैं, या फिर डेटर को डिस्काउंट देने के लिए, या भी किसी भी तरीके का रिपेयर करने के लिए एसेट्स वगैरह को मैं क्या कर रही हूँ, नॉन लाइबिलिटी के लिए। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर मुझे पता है मैं पैसा बचा रही हूँ एक पॉकेट में और ये पता है कि ये पैसा ना यहाँ यूज़ होगा, तो वो क्या है, मेरे लिए प्रोविज़न है। रिजर्व बिल्कुल अपोजिट है, मुझे नहीं पता
इन फ्यूचर मेरे साथ क्या हो जाए, पर मैं पैसा बचा के रख रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लूँगी, नहीं पड़ी तो रहने दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिज़र्व हमारे कई टाइप के होते हैं। हमारा जनरल रिज़र्व होगा, कैपिटल होगा, डिविडेंड होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन। अब जनरल रिज़र्व क्या है? नॉर्मल रिज़र्व जो आप बचा रहे हो। कैपिटल रिज़र्व क्या होता है? एक बड़े नेचर का अमाउंट आप कैपिटल रिज़र्व, जैसे शेयर वाला पार्ट, वो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। डिविडेंड है, डिविडेंड के लिए रिजर्व बना हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ये इस तरीके से। तो ये रिजर्व के पार्ट टाइप्स अच्छे से आएंगे। ये रहा रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू में दो टाइप के होंगे, जनरल और एक होगा स्पेसिफिक। जनरल, जब नॉर्मली आप किसी भी चीज़ के लिए बस पैसा बचा के रख रहे हो, कोई भी दिक्कत आई आप यूज़ करोगे। स्पेसिफिक, कोई चीज़ फिक्स है, यहाँ ये इस तरीके की अगर दिक्कत आती है तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा। जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट करनी हो किसी एसेट की, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी अप डाउन हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत आती है तो वहाँ। वर्कमैन कंपनसेशन है, हो सकता है कोई रिटायरमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी एम्प्लॉय का लेके खर्चा एकदम से आ जाए, उसके लिए है। डिबेंचर रिडम्पशन है, अगर हमने डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो इन फ्यूचर रिडीम भी तो करने पड़ेंगे, रिपे भी तो करने पड़ेंगे, उसके लिए पहले ही रिजर्व बना के रख रही हूँ। कैपिटल रिजर्व भी है। कैपिटल रिजर्व कौन से रिजर्व होते हैं? जो एक कैपिटल नेचर की चीज़ों से हमें मिलते हैं। जैसे मैंने कोई एसेट बेच दी और एसेट के बेचने से जो मुझे एक्सेस में अमाउंट मिला, वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल नेचर का है, तो उसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रीट करूँगी। तो ये रिजर्व और प्रोविजन में बस इतना। हाँ, सीक्रेट रिजर्व है। सीक्रेट रिजर्व वन विच इज़ नॉट डिस्क्लोज बाय द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व वो एक तरीके का पैसा, जैसे मम्मियाँ होती है ना जो पैसा बचा के रख रही हैं पापा से, वो सीक्रेट रिजर्व होता है, जिसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करा रहे कि हमारा रिजर्व है या प्रोविज़न। हम इसको कहीं पर भी शो नहीं कराते, ठीक है। तो प्रोविज़न और रिजर्व दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बस। मेन यही है कि प्रोविज़न बनाते हैं नॉन लायबिलिटी के लिए और रिजर्व बनाते हैं अननोन लायबिलिटी के, लेकिन दोनों ही पैसे को बचाना है। और कहाँ से बचा रहे हैं उस पैसे को? उस पैसे को बचा रहे हैं हम अपने प्रॉफिट में से। तो बस कराई दी मैंने तो इस चैप्टर में सारी, मतलब इस वीडियो में सारी बुक करा दी। वो थ्योरी के चैप्टर नहीं थे, वो प्रैक्टिकल चैप्टर थे, वो आप खुद कर लेना। तो होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।